Hello students, today we are going to discuss about a very important topic and that is SEBI guidelines regarding public issue. Students, we will discuss this important topic in four important parts. That is, in the first part, we will discuss regarding what are the important methods through which a company generates or raise fresh capital from the capital markets and what is the meaning of public issue. In the second part, we will discuss regarding the important SEBI guidelines related to public issues for unlisted companies. In the third part, we will discuss regarding the important SEBI guidelines for public issues related to listed companies. And in the fourth segment or last segment, we will discuss regarding important SEBI guidelines for all those companies who have failed to fulfill the guidelines prescribed for unlisted and listed companies but are willing to make public issues. So students, let us start this important topic. Number one, what are the different methods? Students, all of you knows that there are three important methods through which any company may generate fresh capital from the market. बच्चों, दरअसल तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा कोई भी कंपनी फ्रेश कैपिटल मार्केट से जनरेट कर सकती है या मोबिलाइज कर सकती है. वो तीन मेथड्स हैं. नंबर वन इज राइट्स इशू. अंडर दिस मेथड द कंपनी जनरली इशू इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सो दैट द शेयर होल्डर्स में मेंटेन देयर शेयर होल्डिंग्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. एंड अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड एट अट्रैक्टिव प्राइसेस. राइट्स इशू एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को, अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अच्छे दामों पे, अट्रैक्टिव प्राइसेस पे सिक्योरिटीज को इशू करती हैं. और मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोग अपनी शेयर होल्डिंग को उस कंपनी में मेंटेन रख सकें. इस प्रकार की शेयर होल्डिंग्स को या इस प्रकार की इशू को राइट्स इशू कहा जाता है. सेकेंड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स. स्टूडेंट्स, अंडर दिस मेथड the company offers its securities to a list of sophisticated investors and the number of investors should be either 50 or less than 50. दूसरा मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके अंतर्गत कोई कंपनी a list of sophisticated investors, कुछ खास चुनिंदा इन्वेस्टर्स को ही इनवाइट करती है, प्राइवेट इन्विटेशन देती है. इसमें एडवर्टीजमेंट्स नहीं किया जाता है. उन्हें प्राइवेटली कॉल करके और उन्हें शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर दे देती है. यहाँ पे एक विशेष बात की ध्यान रखना होता है कि ये ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या 50 से बिल्कुल कम हो, 50 या उससे कम हो, 50 से ज्यादा बिल्कुल ना होने पाए. इन्हें या इस मेथड को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड is public issue. Under this method, the company offers its securities directly to the general public with the help of prospectus. And here, the number of investors is more than 50. एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रोस्पेक्टस के द्वारा पहले प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है और उसके द्वारा इनवाइट किया जाता है जनरल पब्लिक को कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए. And here the minimum subscription is restricted to 90%. 90% subscription अनिवार्य है, otherwise the entire process shall be regarded as void, null and void. अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होती है तो पूरी प्रक्रिया ही अवैध मानी जाएगी, उसे null and void कर दिया जाएगा. Now 2 and 3 points are very important when we talk about public issues, and those are: number one, a merchant banker must be appointed by the company to look after the whole process. पब्लिक इशू के पूरे प्रोसेस को देखने के लिए एक कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर जरूर ही अपॉइंट करना है. इट इज मैंडेटरी बाय द सेबी कि आपको अपॉइंट करना ही है. नंबर 2, द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ड्राफ्ट बाय मर्चेंट बैंकर विद द हेल्प ऑफ कंपनी. कंपनी की सहायता से प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करेगा मर्चेंट बैंकर. प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स या सारी इंफॉर्मेशन को दिखाना अनिवार्य है. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर दैट all the material facts regarding the company
must be disclosed in the prospectus. Point number 3, the prospectus must be advertised. prospectus में लिखी गई जो important बातें हैं, all those things must be advertised in 2 national level newspapers. 2 national level newspapers में prospectus में दी गई important बातें, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, कितने दिनों के लिए ये शेयर्स या पब्लिक इश्यूज वैलिड है, जो इशू ऑफर कितने दिनों का है, मर्चेंट बैंकर कौन है, क्या भविष्य में कभी कंपनी लिस्टिंग कराएगी या नहीं कराएगी, कंपनी की प्रॉफिट्स कितनी हुई है, कंपनी कितने दिनों से काम कर रही है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थिंग दे मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज वेल एज दे मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स. द एडवर्टीजमेंट मस्ट बी मेड इन 2 नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स. ये जो एडवर्टीजमेंट किया जाएगा ये अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी, और 2 नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स में किया जाता है. यह नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स का मतलब वैसे न्यूज़पेपर्स जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में प्रकाशित होते हों और पढ़े जाते हों. वैसे न्यूज़पेपर जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में प्रकाशित होते हैं और उनका सर्कुलेशन या वो पढ़े जाते हों, वैसे न्यूज़पेपर्स में इनकी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए. और यहां एक बात ध्यान रखिएगा, द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय द मर्चेंट बैंकर. ये कंपनी के द्वारा प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा, वो मर्चेंट बैंकर के द्वारा ही किया जाएगा. हाँ, कंपनी जो जो बताती है तथ्यों को, उन्हीं तथ्यों को मर्चेंट बैंकर्स प्रोस्पेक्टस में डालते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय द मर्चेंट बैंकर with the help of the company. And last point, the offer should be open or valid for a period of at least 3 days. ये जो पब्लिक इशू का जो ऑफर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो कम से कम 3 दिनों के लिए खुला हो. यहां ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये कम से कम 3 दिन है. मैक्सिमम अधिकतर कंपनियां 7 दिन के लिए जाती हैं, यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ये नंबर ऑफ डेज के लिए भी आप ऑफर को ओपन रख सकते हो. तो सेबी की गाइडलाइन कहती है कि कम से कम 3 दिनों के लिए ऑफर ओपन होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाता है, अथवा ये नहीं माना जाएगा. नाउ द इम्पोर्टेंट सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग पब्लिक इश्यूज, दे आर बेसिकली गिवन इन 3 स्टेप्स. दोज आर, नंबर 1, द सेबी गाइडलाइंस गिवन फॉर द अनलिस्टेड कंपनीज, द सेबी गाइडलाइंस गिवन फॉर द लिस्टेड कंपनीज, एंड थर्ड वन, SEBI guidelines given for both the listed and unlisted companies who fails to fulfill the above criteria. ठीक है, तो पहला आज शुरुआत करते हैं. पॉइंट नंबर 2, जो पॉइंट नंबर बेसिक 2 को जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट इज SEBI norms और गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड कंपनीज. बेसिकली स्टूडेंट्स यहां एक बात को ध्यान रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनीज दे आर बेसिकली दोज कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड. वैसी कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है उन्हें ही अनलिस्टेड कहा जाता है. या तो इसमें वो भी कंपनी आएंगी दो सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड विथ एनी स्टॉक एक्सचेंज, जिनकी सिक्योरिटीज, जिन सिक्योरिटीज को इशू करके पब्लिक इशू करना है वह किसी स्टॉक मार्केट से लिस्टेड नहीं है. दोनों इसमें आती हैं. तो उसके लिए सेबी की गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं? 6 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए पब्लिक इशू के अंतर्गत. आइए उन्हें देखते हैं. पहला, the net worth of the company should be at least ₹1 crore continuously during the last 3 years period. यानी वह अनलिस्टेड कंपनी जो कि पब्लिक इशू करना चाहती है, उसका पिछले 3 सालों में, पिछले 5 के किन्हीं भी 3 सालों में कम से कम उसकी नेट वर्थ कैपिटल 1 करोड़ की होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 2018, 19 और 20 में काम कर रही है, तो 2018 में भी कम से कम नेटवर्थ उसका 1 करोड़ हो, 19 में भी 1 करोड़ हो और 20 में भी 1 करोड़ हो. किसी भी साल 1 करोड़ से कम का नेटवर्थ नहीं होना चाहिए. यहां ध्यान रखिएगा, हम एवरेज की नहीं बात कर रहे हैं, हर साल अलग अलग कम से कम 1 करोड़ हो. तो ये पहली गाइडलाइन है, द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी शुड बी एटलीस्ट ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years पीरियड. गाइडलाइन नंबर 2, the company must have distributed profit during at least 3 years period during the last 5 years period. यानी
उस कंपनी ने अपने पिछले 5 सालों में, जो पिछले 5 सालों में उसने कार्य किया है, उसमें कम से कम 3 साल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। कंपनी जो पिछले 5 सालों से काम कर रही है, उस 5 सालों में कम से कम 3 ऐसे साल हो जिसमें उसने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हो। गाइडलाइन नंबर 3, द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू नेटवर्क साइज। यानी कंपनी की जो पोस्ट इशू नेटवर्क साइज है, उसका कम से कम 20% प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझा जाए। मान लीजिए किसी कंपनी की प्री इशू नेटवर्क साइज 3 करोड़ है और कंपनी 2 करोड़ और मार्केट से या कैपिटल मार्केट से लेना चाहती है, यानी उसकी पोस्ट इशू नेटवर्क साइज हो जाएगी 5 करोड़, 3 करोड़ उसकी है ही और 2 करोड़ और वो रेज करना चाहती है, तो 3 + 2 5 करोड़, यानी पोस्ट इशू नेटवर्क साइज 5 करोड़ होगी। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या कह रहा है, द पोस्ट इशू नेटवर्क साइज में प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 20%, यानी इस केस में 5 करोड़ का 20%, दैट इज ₹1 करोड़। 1 करोड़ कम से कम प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो गाइडलाइन नंबर 3 यही थी, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू नेटवर्क साइज। पोस्ट इशू नेटवर्क साइज का 20% प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। गाइडलाइन नंबर 4, द प्रोमोटर्स मस्ट ब्रिंग हिज टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस एटलीस्ट 1 day बिफोर सच इशूज। यानी जिस दिन इशू की शुरुआत हो रही है, जो सेबी के पहले की गाइडलाइन कही गई थी कि कम से कम 3 दिनों के लिए ऑफर स्टार्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी 3 दिनों के लिए ऑफर शुरू कर रही है और वो 3 दिन है 10 मई, 11 मई और 12 मई। तो यहां ये कह रहा है कि प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन जो पोस्ट इशू का 20% होगा, वह कम से कम 1 दिन पहले लेके आ जाए। अगर मान लीजिए कि 3 दिन थे 10 मई, 11 मई और 12 मई, तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन कम से कम 9 मई को आ जाना चाहिए। यानी ऑफर के शुरुआत होने से 1 दिन पहले प्रोमोटर्स की पूरी कंट्रीब्यूशन आ जानी चाहिए कंपनी में। तो दिस वाज गाइडलाइन नंबर 4। गाइडलाइन नंबर 5, द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। प्रोमोटर्स जो भी पैसा लेके आ रहे हैं वो कम से कम 3 सालों के लिए लॉक्ड इन हो जाएगा, यानी उसे कंपनी में लॉक कर दिया जाएगा, यानी वह पैसा 3 सालों तक प्रोमोटर्स नहीं निकाल पाएगा। जो भी पैसा प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है वह 3 सालों से पहले वह नहीं निकाल पाएगा। बच्चों यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 20% पैसा जो प्रोमोटर लाता है उसे ही 3 सालों के लिए लॉक किया जाता है। 20% से अगर प्रोमोटर कुछ ज्यादा लेके आता है तो ज्यादा पैसा जो 20% से ज्यादा हो उसे केवल 1 साल के लिए लॉक किया जाता है और 3 साल के लिए 20% पैसे को लॉक कर दिया जाता है। तो 20% पैसा 3 सालों के लिए लॉक और 20% से जितना भी ज्यादा लेके आया है उसे 1 साल के लिए लॉक किया जाता है। लेकिन प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन लॉक्ड हो जाता है और उस लॉक पीरियड के दौरान प्रोमोटर्स अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। एंड द 6th एंड लास्ट गाइडलाइन फॉर अनलिस्टेड कंपनी इज द पोस्ट इशू नेटवर्क साइज should not exceed 5 times the value of its pre-issue network size। यानी कंपनी की जो भी प्री इशू नेटवर्क साइज है उसका पोस्ट इशू नेटवर्क साइज 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी की प्री इशू नेटवर्क साइज अगर 3 करोड़ थी तो वो मार्केट से इतना ही पैसा निकाल सकती है कि उसकी पोस्ट इशू नेटवर्क साइज 15 करोड़ तक जाए। 15 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 15 से ज्यादा का मतलब वो 5 टाइम्स को एक्सीड कर जाएगी। तो यहाँ सेबी गाइडलाइंस की वॉयलेशन हो सकती है। तो प्री इशू और पोस्ट इशू नेटवर्क साइज दोनों के बीच में 5 गुने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी गाइडलाइंस फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। नाउ द थर्ड सेगमेंट, दैट इज सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, केवल एक ही गाइडलाइन है एंड दैट इज the post issue network size should not exceed 5 times the value of its pre-issue network size। यानी अगर कोई लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है तो उसके लिए सेबी की केवल एक गाइडलाइन है,
वो ये है कि उस कंपनी के, जो लिस्टेड कंपनी है, उसकी जो प्री इशू नेटवर्थ साइज है और पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज होने वाली है, दोनों के बीच में 5 गुने का 5 टाइम्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5 टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी लिस्टेड कंपनी की प्री इशू नेटवर्थ साइज 5 करोड़ है, तो उसकी पोस्ट इशू 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो मार्केट से उतना ही पैसा निकाल सकता है कि उसकी 25 करोड़ हो जाए, क्योंकि 5 से फिर 5 टाइम्स 25 करोड़ वहां तक तो परमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर प्रोविजन। इन द लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट द सेबी गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज हु फेल्स टू फुलफिल द अपवर्ड कंडीशंस। अभी तक जितनी भी गाइडलाइंस हम लोगों ने अनलिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़ी है, उनको अगर कोई कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है और पब्लिक इशू करना चाहती है, तो उसे भी परमिशन है। उन्हें क्या क्या चीजों को पूरा करना पड़ता है, तो उनके लिए गाइडलाइंस 3 है। 3 कंडीशंस को उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। ऐसी कंपनीज, वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, लेकिन अगर ये ऊपर में कही गई कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करती हैं, सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती हैं, तो वो केवल 3 गाइडलाइंस को फुलफिल कर दें तो भी सेबी उन्हें परमिट कर देती है पब्लिक इशू के लिए। वो 3 कंडीशंस क्या है? दोज 3 कंडीशंस आर, नंबर 1, द इशू शैल बी मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी वह कंपनी, वो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वह जो इशू करेगी, पब्लिक इशू करेगी, वह अनिवार्य रूप से बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ही एडॉप्ट करेगी। बच्चों, हम लोग जानते हैं 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन का, बुक बिल्डिंग मेथड एंड फिक्स्ड प्राइस मेथड। तो इस मेथड में सीधा सीधा कह दिया है कि फिक्स्ड प्राइस मेथड नहीं एडॉप्ट करना है। अगर जो कंपनी इन गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए पब्लिक इशू करना चाहती है, तो उन्हें कंपलसरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ही एडॉप्ट करना होगा, यानी प्राइस को डिस्कवर करना होगा with the help of supply and demand forces. This was guideline number 1. Guideline number 2, the minimum post issue value should be at least ₹10 crore. यानी उस कंपनी की प्री इशू नेटवर्थ साइज चाहे जो भी हो, लेकिन पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज 10 करोड़ या उससे ज्यादा की ही होनी चाहिए। सीधी सीधी गाइडलाइन नंबर 2 क्या कहती है कि आपकी प्री इशू नेटवर्थ साइज जो भी हो, पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज उस कंपनी की, जो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उसकी कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। 10 करोड़ या उससे ज्यादा की ही होनी चाहिए। और गाइडलाइन नंबर 3, मिनिमम 50% ऑफ द शेयर्स मस्ट बी इशूड टू क्विब्स, QIBS, क्विब्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तीसरी गाइडलाइन ये कहती है कि कम से कम 50% शेयर जो कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, उसका कम से कम 50% क्विब्स को ही इशू करेगी। क्विब्स में बेसिकली बहुत से लोग आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स आती हैं, पेंशन फंड्स आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। ये सारे के सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। तो तीसरी कंडीशन कह रही है कि कम से कम 50% उस कंपनी की पब्लिक इशू को, क्विब्स को ही इशू किया जाएगा। सो अंडर दिस सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट में जिसमें कंपनी जो कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर ऊपर दिए गए, यानी जो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए गाइडलाइंस थी और लिस्टेड कंपनीज के लिए जो गाइडलाइंस थी, उनको फुलफिल नहीं करता है, तो उन्हें केवल 3 चीजों को फुलफिल करना होगा। इन 3 चीजों को भी फुलफिल करेगी तो सेबी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पब्लिक इशू कराने में। यानी वो कंपनी अगर वो पब्लिक इशू करती भी है तो सेबी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये 3 कंडीशंस थी। नंबर 1, उस कंपनी को बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ही अपनी इशूज करनी होंगी, पहली चीज। नंबर 2, उस कंपनी की पोस्ट इशू नेटवर्थ साइज कम से कम 10 करोड़ होगी। और नंबर 3, कम से कम 50% या उससे ज्यादा शेयर्स जो होंगे, पब्लिक इशूज जो होंगे, वह क्विब्स को इशू करने होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग पब्लिक इशूज। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।